Good evening all. Welcome to Learners Academy. So ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में हमने। कितनी क्लासेस हो गई? इसकी एक ही क्लास हुई है, ठीक है। एंड इन द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज तीनों काम कर दिए। चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, उस चैप्टर इंट्रोडक्शन में ही एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन छुपा हुआ था, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। एंड उसके बाद फिर जो हमने नोट्स लिखे हैं वो के वही क्वेश्चंस थे हमारे एक्सरसाइज में। सो होपफुली एक्सरसाइज 6.1 तक का सबका काम कंप्लीट होगा, इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। कृतिका का नहीं है? है पक्का? इधर आगे से सबका कंप्लीट है? हाँ जी, उधर से। क्यों? आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, कहीं गए हुए थे? अब घूमते वो तो काम से गए थे। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 के बाद एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन में जो आपको टॉपिक सीखना है उस टॉपिक का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 ऑफ योर चैप्टर नंबर 6। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऊपर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हालांकि आपके बुक में इससे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का भी जिक्र है, आप कहोगे कि सर वो भी है, बट वो केवल जिक्र है, वो केवल जिक्र है उसका। उसका जो रोल है या उसके क्वेश्चन है वो थर्ड एक्सरसाइज में। तो अपन एक साथ थर्ड एक्सरसाइज में ही सीखेंगे पूरा ही, ओके। अभी अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी अपन पूरा का पूरा बात करेंगे किसके बारे में? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम है बहुत अच्छी वाली, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 नंबर की थ्योरम आ जाती है कई बार, बस एज इट इज की थ्योरम को प्रूव करो, दैट्स इट। और फिर इसका कन्वर्स भी है, कन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है। कन्वर्स का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माफ करो। इसका प्रूफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार, मतलब कई बार क्या, हर दूसरे साल इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि थ्योरम प्रूव कर दो, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि थोड़ी लेंदी है। लास्ट ईयर नहीं आया था, इस साल आने के चांस है। नेक्स्ट ईयर, लास्ट में, लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में, मतलब लास्ट ईयर नहीं आया था, उससे पहले आया था, उससे पहले आया था। एक साल छोड़ के एक साल आता है, ठीक है ना? ओके, तो इस साल आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, कुल मिला के इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द मार्क्स। आगे की सिमिलैरिटी को कैसे समझोगे आप, उसको समझने के लिए भी जरूरी है, ओके। चलें आगे। और तो और 10 क्वेश्चन है शायद अगली एक्सरसाइज में, मेरे हिसाब से 6.2 में वो 10 के 10 क्वेश्चन एक ही थ्योरम पे, मतलब या तो इस थ्योरम पे या इसके कन्वर्स पे, या तो इस थ्योरम पे या इस थ्योरम के कन्वर्स पे। भाई 5-6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन शायद इस पे हैं और 4 क्वेश्चन इसके कन्वर्स पे हैं। तो ये बीपीटी आती है तो एक पूरी एक्सरसाइज आती है, मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही थ्योरम पे बेस्ड है, इस बार है। तो आप समझ सकते हो इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो पहले मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में थ्योरम समझाने वाला हूं, ये शट ऑफ कर दो गेट्स, और उसके बाद फिर मैं इसका प्रूफ समझाने वाला हूं। तो पहले थ्योरम समझाऊं, व्हाट इज द थ्योरम एक्चुअली, क्या थ्योरम है, क्या कहती है ये थ्योरम। सो ये थ्योरम कहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहती है कि अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, and whenever I say triangle, so you should draw a scalene triangle like this, not an equilateral triangle, not an isosceles। क्योंकि अगर आप आइसोसलेस इक्विलेटरल बनाते हो और उसमें प्रूव कर देते हो तो हो सकता है कि वो थ्योरम केवल उसी में प्रूव हो रही हो, बाकियों में ना हो। पर अगर जो थ्योरम स्केलिन में प्रूव होगी वो सब में होगी, ठीक है। तो हमेशा प्रूफ हमेशा स्पेशल केस में नहीं लिया जाता, जनरल केस में लिया जाता है। तो आइसोसलेस होना और इक्विलेटरल होना तो स्पेशल केस है ना ट्राइंगल का, आप जनरल केस पकड़ोगे स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। क्या कहता है, अगर हमको एक ट्राइंगल गिवन है तो थेल्स साहब कहते थे, थेल्स साहब ने ये थ्योरम हमको डिस्कवर करके दी, वो क्या कहते थे सुनना, वो कहते थे कि इस ट्राइंगल में 3 साइड सबको दिख रही है, दिख रही है क्या? तीनों साइड्स के नाम बता दीजिए, ए बी बी सी ए, 3 साइड्स के नाम लिख दिया मैंने।
ये वो कहते थे किसी भी एक साइड को पिक करो एट ए टाइम एक साइड को पिक करो। तो लेट से मैंने बीसी पिक कर ली। क्या पिक कर ली? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में बीसी पिक करवा रहा हूँ, फिर एक बार एबी भी पिक करके बता दूंगा और एसी भी, लेकिन अभी बीसी क्या बेस में है ना, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा शुरुआती दौर में। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वो साइड बीसी पिक कर लेता हूँ। कर ली मैंने। अब वो क्या कहते हैं कि इस बीसी लाइंस, बीसी साइड के सीधा बैठ, सीधा स्ट्रेट, इस बीसी साइड के पैरेलल लाइन बनाओ। क्या कहा मैंने? इस बीसी साइड के पैरेलल लाइन बनाओ। अब अगर बीसी साइड के पैरेलल लाइन बनाई जाए तो बहुत सारी बन सकती है। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी बीसी के पैरेलल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस बना सकते हैं हम बीसी के। वो कहते हैं कि ऐसी पैरेलल लाइन बनाओ जो कि बची हुई दो साइड्स को दो पॉइंट्स पर काटती हुई जाती हो। ये लो साहब, तो मैंने ऐसे बना दी, ये पैरेलल नहीं लग रही है, अब पैरेलल लग रही है, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बना दी, एल बना दी। ये क्या कर रही है? अदर टू साइड्स, अगर आप बीसी के पैरेलल बना रहे हो तो अदर टू साइड्स कौन सी बची? अगर आप बीसी के पैरेलल बना रहे हो ए बी एंड ए सी, तो आप देखो ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है कि नहीं जा रही है? लेट्स से वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डी एंड ई। तो ये जो लाइन दो अदर टू साइड्स पर डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो डी और ई पे ये इन दोनों साइड्स को किसी ना किसी रेशियो में भी डिवाइड कर रही होगी, यानी कि एडी बाय डीबी कुछ रेशियो बन रहा होगा, एनीथिंग, कोई भी रेशियो बन रहा होगा। तो ये कहते हैं साहब कि इधर का रेशियो और उधर का रेशियो बराबर बनेगा, यानी कि एडी और डीबी का जो रेशियो है वो का वही रेशियो एई और ईसी का होगा। चाहे से ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इससे रेशियो, इसका इसके रेशियो से बराबर बनेगा। अगर आपने लाइन पैरेलल बनाई है तो, अगर आपने लाइन पैरेलल नहीं बनाई, आप ऐसे नहीं कैसे, तो फिर इधर का रेशियो उधर का रेशियो डिफरेंट हो सकता है। समझ में आया क्या फर्स्ट इंप्रेशन में व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? इक्वल नहीं आएंगी, इक्वल रेशियो में आएंगी। मतलब इसको इससे डिवाइड करके रेशियो निकालू मैं, एडी डिवाइडेड बाय डीबी। एडी लेंथ को डीबी लेंथ से डिवाइड किया तो एक रेशियो आया, लाइक मान लो वो 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 2/4 यानी कि 1/2 रेशियो आ गया ना। ऐसे ही आप इधर का इधर से रेशियो निकाल सकते हो। मान लो ये 3 है और ये 6 है, तो इधर का रेशियो क्या आएगा? 3/6। दैट मीन्स एई डिवाइडेड बाय ईसी क्या आएगा बोलो? 3/6। दैट मीन्स 1/2। तो ये रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। ये रेशियो डिफरेंट नहीं आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। यानी कि अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल बना दी जाए तो वो बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटती हुई जाती है। समझ आया? ठीक है, फिर से, अगर एक लाइन एक ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल बना दी जाए और इस तरीके से बनाती जाए कि वो बची हुई दो साइड्स को काटती हुई जाए ना, इंटरसेक्ट करती हुई जाए, तो वो बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, इक्वल रेशियो में बांटती हुई जाएगी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो अभी अपन ने बीसी के पैरेलल लाइन बनाई थी, अब एबी के पैरेलल लाइन बनाते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन किसी भी साइड के पैरेलल बना सकते हैं ना अपन, मतलब 3 केस बना सकते हैं अपन इसी ट्राइंगल में बीपीटी के हिसाब से। तो आ जाओ, अब मैं बना रहा हूं इसके पैरेलल। लेट से मैं पैरेलल बना दूं एबी के पैरेलल लाइन बना रहा हूं मैं। देखो अगर मैं एबी के पैरेलल लाइन बनाऊं तो किस किस साइड को वो इंटरसेक्ट करेगी? बीसी और एसी को, बीसी और एसी को। तो आप इसके पैरेलल बना दो कैसे भी, ये पैरेलल है, तो ये बीसी और एसी को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट से डी और ई पर। तो अब डी और ई पे जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो अदर टू साइड्स डिवाइड हो गई बीडी और डीसी के रेशियो में, और दूसरी साइड किस रेशियो में डिवाइड हो गई? एई डिवाइडेड बाय ईसी के रेशियो में। अब की बात बीडी बाय डीसी विल बी इक्वल टू एई बाय ईसी। इसका इससे रेशियो, उसका उससे रेशियो से बराबर होगा। समझ आया? और एक आखिरी केस, लेट से अगर मैं एसी के पैरेलल लाइन बना दूं, अगर मैं क्या करूं? एसी के पैरेलल लाइन बना दूं लाइक दिस, तो ये एसी के पैरेलल लाइन बना दूं तो एबी और बीसी को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन कर रही है, ये डी पे और ई पे। अब की बार बताओ कौन सा रेशियो इक्वल होगा? बीडी बाय डीए इक्वल टू बी
बाय BD बाय DA इक्वल टू BE बाय AC। फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आया क्या? अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसका प्रूफ समझाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, तो करते 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 ये अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती चली जाएगी। कुछ और बातें भी हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो धीरे 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 आपको थोड़ी 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 बता दी, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में क्लियर है क्या? क्या कहती है बीपीटी, समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है इसका प्रूफ। इसको प्रूव कैसे करोगे कि ये रेशियो, जैसे अभी AD बाय DB और AE बाय जो भी आया था यहाँ पे EC, इसका रेशियो इक्वल है, ये बात को आप प्रूव कैसे करके दिखाओगे, ये है सवाल। ठीक है, तो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें। ओके, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का जिक्र करना जरूरी है। देखो, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, AB BC AC, क्योंकि उसके प्रूफ में वो कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो उस टाइम अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो फिर प्रूफ अधूरा रह जाएगा। और प्रूफ के बीच में फिर उसको साइड में स्टॉप करवा के वो कॉन्सेप्ट उस समय सिखाएं, इससे अच्छा पहले सिखा दें, ताकि प्रूफ तो एक ही फ्लो में चले। फिर समझ गए? यानी उसकी सामग्री तैयार करवा रहा हूँ, कुछ चीजें सिखा रहा हूँ। वैसे आनी चाहिए आपको, और आती भी होंगी कई बच्चों को, लेकिन कईयों को मुझे पता है नहीं आती है। ABC एक ट्राइंगल है 3 साइड्स गिवन है। आपने सुना है एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सुना है क्या? सभी ने सुना होगा। तो फॉर्मूला सबने याद कर लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कभी किसी ने ऐसे सोचा है कि ट्राइंगल में बेस और हाइट है कहाँ? है कहाँ? फॉर्मूला तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये ट्राइंगल ABC है, कहाँ है इसमें बेस और हाइट? कहाँ है बताओ, आ रहा है इसमें बेस और हाइट का? बेस तो BC है, फिक्स हो गया। हाइट का है A से परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी। अच्छा, AB को बेस नहीं ले सकता क्या? BC को लेना जरूरी है क्या? ले सकते हैं। तो सुनिए अब ध्यान से, जो लोग नहीं जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को बेस माना जा सकता है। AB को भी बेस कंसीडर किया जा सकता है, BC को भी बेस कंसीडर किया जा सकता है, AC को भी बेस कंसीडर किया जा सकता है। पर एक बार बेस फिक्स कर दिया ना, तो हाइट उसी बेस पर बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने BC को बेस माना, तो BC बेस पर जब मैं हाइट बनाऊंगा, हाइट कैसे बनाते हैं? सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचकर, लाइक दिस। सामने वाले उस बेस के सामने जो वर्टेक्स पड़ता है उससे परपेंडिकुलर खींचकर एक हाइट बना दी जाती है। हाइट को अल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। तो लेट्स से ये तो हो गया AD परपेंडिकुलर टू, बोलो, AD परपेंडिकुलर टू BC। सपोज करो किसी ने AC को बेस माना, किसको माना? तो AC को बेस मानोगे तो अब हाइट B से बनेगी। किससे बनेगी? B से। B से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर बनाना है ना, थोड़ा ऊपर की साइड बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया E। सो क्या हुआ? BE परपेंडिकुलर टू, बोलो आगे, AC। तो फिर AB साइड पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं AB को बेस मानते हुए। कैसे? कुछ ऐसे। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं बनाता इधर। ओके, अभी बताते हैं वो भी। CF परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो 3 बेस 3 परपेंडिकुलर्स, 3 बेस। अगर आप BC को बेस माने, अगर आप BC को बेस माने तो उसकी हाइट है AD, BC AD। अगर आप AC को बेस माने तो उसकी हाइट है BE। और अगर आप AB को बेस माने तो उसकी हाइट क्या है? CF। अब ताजुब की बात यह है, आप इनमें से कोई भी बेस एंड हाइट का कॉम्बिनेशन ले लें, कोई भी, ये बेस और हाइट का कॉम्बिनेशन ले लें, ये बेस और हाइट का कॉम्बिनेशन ले लें, या ये बेस और हाइट का कॉम्बिनेशन ले लें, आपको तीनों से सेम एरिया मिलेगा, क्योंकि एरिया तो उसी ट्रायंगल का है। समझ गए? दैट मींस हाफ इंटू, अगर मैं बेस ले लूं क्या? BC इंटू हाइट ले लूं क्या? AD। या फिर दूसरा ऑप्शन, हाफ इंटू मैं बेस ले लूं क्या? AC, और AC पर बनी हुई हाइट है हमारी BE। या फिर तीसरा ऑप्शन, हाफ इंटू अगर मैं बेस ले लूं क्या? AB, और उस पर क्या हाइट बनाई है मैंने? CF। इससे 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 BC AC AB डिफरेंट होंगी, ADBE CF की लंबाई भी डिफरेंट होगी, लेकिन जब हाफ इंटू दिस हाफ इंटू इससे जब आप वैल्यूज निकालोगे तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आ सकता, इवन कुछ डेसिमल का भी फर्क नहीं आ सकता। दे विल गिव यू द सेम क्वांटिटी ऑफ एरिया। क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या सबको?
कुछ नई बात नहीं बताई मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल रिवाइज करवाया, 7th 8th 9th क्लास में पढ़ाते हैं। हाँ बोल। क्यों नहीं आएगा ऐसे बताओ, आप बताओ क्यों नहीं आएगा। ये तीनों चीज डिफर है, ये तीनों भी डिफर है। जैसे सपोज करो ये 4 है, या मानो कि ये है 8, ये है 2, तो 8 2 जा 16 होता है। तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये 4 और ये 4, और ऐसे भी हो सकता है ना, ये 16 और ये 1 हो सकता है। देखो तीन बेस अलग अलग है, 8 4 16, तीन हाइट अलग अलग है, 2 4 1, पर प्रोडक्ट तो तीनों का ही 16 है। हो सकता है, मैथमेटिकली हो सकता है, बस ऐसा ही होता है। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिए थे, ये तो मैंने एग्जांपल दिए थे, इसमें इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ये 8 सेंटीमीटर की, ये 16 सेंटीमीटर की, ये तो मैंने एग्जांपल दिए थे। मैं क्या बताएंगे, सीधा बैठ, पहले सीधा बैठ, बिल्कुल स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई क्वेरी नहीं है। ये माइंड, ये डाउट मतलब माइंड से ये डाउट तो क्लियर हो गया ना भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है ना, हो गया ना। ठीक है, अब सुनो, ये तीन अल्टीट्यूड्स या तीन हाइट्स या तीन परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट से पास होते हुए जाएंगे, और जो लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती हुई जाती हैं उन लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? सो कोई कभी भी कोई पूछे ट्राइंगल के तीन अल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, यू विल से बिग यस, यस होते हैं, यस होते हैं। और जिस पॉइंट से ये पास होते हुए जाते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या? जिस पॉइंट से ये पास होते हुए जाते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या, तेज बोलना। को सेंटर। कॉन्करेंट तो लाइंस हैं, इधर सुनो, ये तीन लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है, ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है। मेरा सवाल ये है कि ट्राइंगल में तीन परपेंडिकुलर्स जहां से पास करते हैं कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस, एंड दीज आर नॉट मीडियंस, दीज आर नॉट मीडियंस। बताओ याद है किसी को? नो वन, वेरी गुड, मिड पॉइंट कुछ भी। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, बहुत बड़ा थ्रो बैक है आपका अगर आपने इसका नाम पहली बार सुना है, क्योंकि ये तो 7th 8th क्लास में आ जाता है कि तीन तीन मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रोइड, तीन मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रोइड, तीन अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर, तीन एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन सेंटर, और तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सरकम सेंटर। ये चार पॉइंट्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है? यही नहीं पता था, वो तीन पता है। आपको कितनी पता है इन चार में से? चारों में डिफरेंस तो पता है क्या? नहीं पता, छोड़ो सब, फिर पहले वही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं आता तो क्या फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। देख लो फिर सब लोग ध्यान से, सब लोग देख लो, ढंग से समझ लो। ये ट्राइंगल है मेरे पास, इधर देखो, है क्या? ए बी सी, इधर ध्यान दें मौलिक। अगर बीसी के मिड पॉइंट से ए को मिला दें तो एडी को कहेंगे मीडियन। क्या कहेंगे? मतलब मीडियन वो लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को छूती, राइट? ऐसे ही बी से भी बना सकते हो, ऐसे सी से बना सकते हो, मैं एक एक बना रहा हूं, ठीक है? सो एडी क्या है यहाँ पे? मीडियन। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे, लाइक दिस, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसको कहते हैं हाइट या फिर अल्टीट्यूड, हाइट या फिर अल्टीट्यूड। अभी अभी मैंने बनाया, हाइट या फिर अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड थोड़ा ज्यादा ऑफिशियल वर्ड है अल्टीट्यूड, क्योंकि हाइट तो जनरली किसी की भी होती है ना, मैथ्स में उसको अल्टीट्यूड नाम दे दिया। डन, ओके, वो मीडियन हो गया। अब दो बातें और, अगर मैं एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, क्या बनाऊं? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे एंगल ए 60 डिग्री का है, तो एक ऐसी लाइन जो 30 डिग्री से क्रॉस होती हुई जाए, 30 डिग्री इधर छोड़े, 30 डिग्री इधर छोड़े। मान लो 100 डिग्री का एंगल है, तो एक ऐसी लाइन बीचों बीच जाए, 50 डिग्री इधर छोड़े, 50 डिग्री इधर छोड़े, ठीक है? सो वो एंगल बाइसेक्टर लगभग लगभग अंदाजे से मेरे हिसाब से थोड़ा ऐसे आ, ठीक है ना? तो ये जो ये लाइन बनाई मैंने, इसको क्या कहूंगा मैं? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहूंगा मैं?
एंगल बाइसेक्टर। और एक आखिरी चीज और बची है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? अब ये तीन लाइंस तो वर्टेक्स में से निकलती हैं, ए वर्टेक्स में से निकली है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी भी वर्टेक्स में से निकलने की गारंटी नहीं होती है। निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। होता क्या है, उसका नाम सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी वो परपेंडिकुलर भी है और वो बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब आधा करने वाला, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने वाला। तो अगर मैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो बीसी का मिड पॉइंट तो मिल गया ना मुझे। तो जो भी लाइन डी से गुजरेगी वो उसको आधा करेगी, लेकिन ऐसी लाइन बनानी है जो डी से भी गुजरे और परपेंडिकुलर भी हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या कहा मैंने? परपेंडिकुलर। भाई डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से जो भी लाइन गुजरेगी वो उसको बाइसेक्ट करेगी, तो वो उसकी बाइसेक्टर तो कहलाएगी, पर वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो इमेजिन करो कैसी लाइन होगी, वो कुछ ऐसी लाइन होगी। नहीं बनी ढंग से? वो कुछ ऐसी लाइन होगी जो ग्रीन वाली देख रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की गारंटी नहीं होती है कि वो वर्टेक्स से गुजरती हुई जाए, वो मिड पॉइंट से गुजरेगी और साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई गुजरेगी। इसको बोलते हैं हम, ये लास्ट वाली लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आया क्या? अब जैसे मैंने ये चार चीजें बनाई बीसी के लिए, बीसी साइड के लिए बनाई, वैसे यही चारों चीजें एबी साइड के लिए और यही चारों चीजें एसी साइड के लिए भी बना सकता हूं। ठीक है, अब इनके नाम याद रख लो। देखो, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा सेंट्रोइड। तीन मीडियन का मतलब एक मीडियन बनाया ना मैंने अभी, एडी एक ही मीडियन बनाया ना, मैं एक और मीडियन बना दूं, एक और मीडियन बना दूं, तो ये मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे हम? सेंटरोइड कहेंगे। आ जाओ, अल्टीट्यूड का भी अभी बता दिया मैंने, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। फिर आओ उधर, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे इन सेंटर। क्या कहेंगे? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम कहेंगे सरकम सेंटर। क्या कहेंगे? सरकम सेंटर। डन। अच्छा, इसमें इन सेंटर और सरकम सेंटर ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इन इन सर्किल और सरकम सर्किल बनाने में काम आते हैं। इन सर्किल और सरकम सर्किल बनाने में काम आते हैं। इन सर्किल और सरकम सर्किल होते क्या है पता है किसी को? इस ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्किल फिक्स कर दे जो इसकी तीनों साइड्स को छुए, उसको तो कहते हैं हम इन सर्किल। क्या कहते हैं? तो एक बार इन सेंटर मिल जाएगा ना, तो इन सेंटर पे कॉम्पास रख के वो इन सर्किल बनता है। ठीक है, और सरकम सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता हुआ जाए, ए बी सी, ये होता है सरकम सर्किल। जो जो साइड से गुजरता हुआ जाए वो होता है इन सर्किल, अंदर होता है वो, और जो वर्टिसेस से गुजरता हुआ जाए वो होता है सरकम सर्किल। सो इन सर्किल या सरकम सर्किल बनाने के लिए इन सेंटर और सरकम सेंटर की जरूरत होती है। इन सेंटर मिल गया, उस पर कॉम्पास रख के इन सर्किल बनता है। सरकम सेंटर मिल गया, उस पर कॉम्पास रख के सरकम सर्किल बनता है। ये सब कुछ आपके कोर्स में था लास्ट टू लास्ट ईयर, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में सब खत्म हो गया। एक तरीके से बच्चों का फ्यूचर खत्म हो गया। कब सीखेंगे बच्चे ये? ठीक है, 9th क्लास के बच्चों को सिखाया मैंने, ये 9th क्लास के बच्चों को सब था कोर्स में, बट अब सब खत्म कर दिया, अब धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर बोला ना मैंने, आप लास्ट टू लास्ट ईयर थोड़ा ना थे, अब लास्ट ईयर थे। लास्ट टू लास्ट ईयर जो बच्चे हैं उनसे पूछो, उनको सिखाया, उनके बुक में था ये सब। क्या इस बार तो कुछ ही नहीं है? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो ये जो भी अभी मैंने सिखाया इसका बीपीटी से कुछ लेना देना नहीं, ये तो आपने बीच में बात शेयर दी तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने लगे। अब वापस चलें ट्रैक पे। इसमें से जो जो बातें आपके काम की हैं, जो जो आपको इंटरेस्टिंग लगी या आपको आपके नॉलेजेबल लगी, वो आप वीडियो पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस इज सेंट्रोइड, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द थ्री अल्टीट्यूड्स इज ऑर्थोसेंटर, the intersecting points of three the intersecting point of three angle bisectors is in center, the intersecting point of three perpendicular bisector is circumcenter। ये पॉइंट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, चलें अब मैं वापस आऊंगा जहां पे हमने उसको होल्ड करके छोड़ दिया था। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकालने की बात कर रहे थे हम, याद है आपको? कर रहे थे। सो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है मुझे। द बेसिक फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार वो छोटा ट्राइंगल बनाने दो, क्योंकि मैं 3 केस लेने वाला हूं। देखना, 3 केस लेने वाला हूं। पहला केस तो अभी जो हमने डिस्कस किया, एक। दूसरा केस में मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लूंगा। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये तो दिख रहा है सबको? बोलो। ये पहले केस में एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है?
क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा क्या? कौन कितने? एक्यूट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन तक नहीं समझा सकते आपको, अगर आपसे पूछ लेना क्लास के बाद बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अभी अगर इंस्पेक्शन वाले आ जाए ना तो आपके स्कूलों के लाइसेंस रद्द हो जाए। अगर मेरे जैसा कोई इंस्पेक्टर आ जाए ना आपके स्कूल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल 7th क्लास 6th क्लास, जिसके एक ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों ही एंगल एक्यूट हो, यानी तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हो। यह एंगल 90 डिग्री से छोटा है, यह एंगल 90 डिग्री से छोटा है, यह एंगल 90 डिग्री से छोटा है या नहीं है? तीनों एंगल एक्यूट हैं, तो इस ट्रायंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर होता है दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। उसकी डेफिनेशन ये है कि दो एंगल तो उसमें एक्यूट मिलेंगे, एक एंगल ऑब्ट्यूज मिलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा एंगल तो ऑब्ट्यूज हो भी नहीं सकता, एंगल सम 180 क्रॉस कर जाएगा। अगर एक से ज्यादा दो ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाए, 90 से बड़े वाले, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज होता है तो पता है ना, तो फिर एंगल सम जो है 180 क्रॉस कर जाएगा ना, तो इसलिए एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बचे हुए दो एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट होंगे। और तीसरे तरीके का ट्राइंगल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बचे हुए दो एंगल एक्यूट हो। ओके, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बचे हुए दो एंगल, ये दोनों एंगल एक्यूट है, 90 से छोटे हैं, ठीक है, तीनों एंगल एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल ऑब्ट्यूज और दो एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 डिग्री यानी राइट एंगल और दो एंगल एक्यूट, तो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कोई भी ट्राइंगल मैंने दो एंगल तो एक्यूट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, इसमें बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं, इसमें तीनों ही बन रहे हैं, ठीक है, डन। ओके, तो हमने इस वाले केस में, इस वाले केस में लेट्स से ये है एबीसी, तो हमने हाइट बनाई हूं एडी, राइट। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या निकाला आपने, बोलना जरा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपने फॉर्मूला बताया, वेरी गुड। तो इसके हिसाब से आपने इसको अरेंज कर दिया, तो हाफ तो है मेरा हाफ, आपकी वैल्यू तो हाफ, बेस क्या लिया आपने? बीसी, और हाइट क्या बनाई बीसी पे आपने? एडी। तो ये तो हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल का काम। अब लेट्स से मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अब ट्राइंगल एबीसी ये वाला है, और मैंने सपोज करो बीसी हाइट ले ली, अगेन क्या ले ली? बीसी हाइट। कैसे? एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इंटू बेस ले लिया मैंने, क्या? तो सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ बीसी पर हाइट कैसे बनेगी? अब अगर मैं ए से अंदर हाइट बनाऊं तो कभी परपेंडिकुलर बन सकती है क्या? सोचो जरा, बन सकती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे? तो परपेंडिकुलर ही बनानी पड़ेगी, हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। तो अब की बार हाइट आपको ट्रायंगल के बाहर बनानी पड़ेगी, समझे? इसको एक्सटेंड करके ये जो डिस्टेंस होगी ये इसकी हाइट होगी, समझे क्या? यानी कि वही मेरी एडी हाइट है, लेकिन वो एडी हाइट आज की तारीख में ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ ना होकर ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ करनी पड़ी। समझ आया? क्लियर है क्या? जो मैंने कहा वो समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं है। देखो, सपोज करो ये बिल्डिंग है, तो इसकी हाइट भी यही है। क्यों इसकी हाइट ये क्यों है पता है? क्योंकि 90 डिग्री पे खड़ी है। लेकिन अगर ये ऐसे खड़ी हो जाए टेढ़ी, आपने देखी होगी कई बार, ऐसे हल्की फुल्की बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी होती है, ऐसे खड़ी हो जाए, तो इसकी ये हाइट नहीं मानी जाएगी। अब इसकी हाइट पता है क्या मानी जाएगी? इसके टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचो, वो उसकी हाइट मानी जाएगी, समझे? टॉप पॉइंट, जो भी उसका टॉपेस्ट पॉइंट है, वहां से आप एक परपेंडिकुलर खींचो, वो उसकी हाइट मानी जाएगी। जो खुद सीधा खड़ा है उसकी हाइट तो वो खुद ही है। लेट से मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं तो मेरी हाइट यही है, लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, तो मेरी हाइट ये थोड़ा होगी। अब मेरे इस टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाओ, वो हाइट होगी मेरी, समझे? तो वही केस यहां पर है कि यहां पर ये इसका टॉप पॉइंट बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो आप एसी को हाइट नहीं मान सकते, आप एबी को भी हाइट नहीं मान सकते, क्योंकि हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना। तो आप क्या करोगे? उस बिल्डिंग के बाहर जाके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। बिल्डिंग के बाहर ड्रॉ हो, कहीं पर भी हो, आपको ड्रॉ तो परपेंडिकुलर ही करना पड़ेगा। अब की बार हाइट आपकी ये वाली एडी होगी, ठीक है?
एसी को बेस मानो वो एक अलग बात है, मैं बीसी को बेस मान रहा हूं, उस वाले केस को सोचने पे मजबूर कर रहा हूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि अभी जब बीपीटी अपन लगाएंगे तो वहां पे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल मिलेगा हमको, और वहां पे अपने को ट्रायंगल के बाहर हाइट बनानी पड़ेगी, फिर मैं वहां बनाऊंगा तो आपको सर ये कैसी हाइट है, ये तो ट्रायंगल के अंदर ही नहीं है। तो अभी मैं प्रूव कर रहा हूं कि ट्रायंगल के बाहर भी हाइट बनती है उसकी, अगर ट्रायंगल ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो तो। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी सुनो। हालांकि इसका इसका अभी बीपीटी में कोई रोल नहीं है, बट अब दो बातें कर ली तो तीसरी बात भी लगे हाथ निपटा दो। एरिया ट्रायंगल एबीसी, अब की बार अगर मैं बीसी को बेस मान लूं तो हाइट पता है क्या होगी, ये साइड ही हाइट होगी, ये साइड ही, क्योंकि ये खुद ही से परपेंडिकुलर है। भाई इस ट्रायंगल का टॉप पॉइंट कौन सा है, ए, इस ट्रायंगल का टॉप पॉइंट कौन सा है, वहां से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये जो साइड है ट्रायंगल की साइड ही हाइट है, ट्रायंगल की साइड ही क्या काम कर रही है, हाइट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट अंदर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट बाहर, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट साइड के ऊपर, ना अंदर ना बाहर, एग्जैक्टली ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर, मतलब साइड के ही ऊपर हाइट है, ना बाहर है ना अंदर। क्लियर है क्या सारी चीजें हैं? तो अब अपन फाइनली बीपीटी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बीपीटी पढ़ाती उसका प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टार्ट नोटिंग डाउन, ये थ्योरम 6.1 ही लिखाएंगे आपको। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको ब्रैकेट में थेल्स थ्योरम के नाम से भी मशहूर है वो, तो वो नाम भी लिख दीजिए आप। थेल्स है ये, THALES, और थोड़ा स्पीडली लिखेंगे प्लीज, ताकि प्रूफ सेक्शन आज ही हो जाए तो कल एक्सरसाइज शुरू करते हैं। थेल्स थ्योरम लिख लो एक बार, उसके बाद समझाते हैं। ये कट रहा है थोड़ा नीचे, इन द सेम रेशियो लिखा हुआ है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। लिख लिया, स्टेटमेंट लिख लिया। अगर क्वेश्चन आ जाए स्टेट थेल्स थ्योरम, क्या आ जाए, स्टेट, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट देना, स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट देना, तो आपको एक नंबर में ये स्टेटमेंट दे के आना है। क्या स्टैंड, अच्छा मैं पेपर बनाता हूँ कि स्टैंडर्ड में पूछेगा या बेसिक में क्यों नहीं आ सकता, एक नंबर का क्वेश्चन नहीं आता क्या स्टैंडर्ड वाले पेपर में, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, अब ये किसी में भी आ सकता है। ओके, ठीक है, क्लियर। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट करो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को स्टेट करो, स्टेट करो बोले तो स्टेटमेंट दीजिए, तो ये स्टेटमेंट दे दोगे, पढ़ के सुनाओ, लिख लिया सबने, जो बताया वही लिखा है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, ऐसी बनाओ कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ताकि बची हुई दो साइड्स को वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें। डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करें, इंटरसेक्ट करे। क्योंकि कई बार अपन ऐसे कहेंगे ना कि एक लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो माइंड में ये बात भी जा सकती है कि शायद दोनों लाइनों को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे, ये देखो ये दो लाइन है और ये तीसरी लाइन देखो, इनको एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना नहीं हुआ। हाँ, अगर ऐसे करके जाए, अब डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, समझ गए। तो दो लाइन को इंटरसेक्ट करें तो अंडरस्टूड नहीं होता कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करे या नहीं करे, इसलिए बताना जरूरी है।
तो आपको ऐसी लाइन बनानी है जो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट करे, दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। समझ गए? क्योंकि देखो कल को आप ये भी बना देते, अगर मैं ये बात नहीं लिखता ना, देखो इस चीज का कितना महत्व है, कई बार ये छोटी छोटी चीजें बच्चे काट देते हैं या इसको अवॉइड कर देते हैं। अगर मैं ये बात ना लिखूं तो चर्चित जैसे स्टूडेंट ऐसा भी बना सकता है। कैसे? सर आपने कहा था लाइन पैरेलल बनाओ, आपने कहा था लाइन पैरेलल बनाओ, मेरी मर्जी में कैसे भी बनाओ, तो ऐसे भी बना सकता है चर्चित। ये बीसी है हमारी, ये बीसी है, ये ए है, ए से गुजरती हुई बना देगा वो। सर पैरेलल बनाइए मैंने, और देखो हाँ रेशियो बराबर है, पैरेलल बनाइए मैंने, और देखो एपी को भी छू रही है, एसी को भी छू रही है, लेकिन एक ही पॉइंट पे छू रही है, वो नहीं करना है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाना, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करवाना है। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये वाला केस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में नहीं लिया जाएगा। ओके, आ जाओ। तो अदर टू पॉइंट्स आर, कहां तक आ गया? एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि यहां से लेके यहां तक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का गिवन पॉइंट है। क्या है? और ये इसका रिजल्ट है। ये क्या है? इसका रिजल्ट। मतलब ये बात होगी तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई हो सकती है। हो गई? अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये नीचे वाली बात। ठीक है, एक ट्राइंगल में एक तीसरी साइड के किसी भी साइड के पैरेलल अगर ऐसी लाइन बना दे जो दो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हो, तो हम वहां पे बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। कर दिया, करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा कि जो अब वो अदर टू साइड्स डिवाइड हुई होंगी ना, इंटरसेक्ट हुआ है तो डिवीजन भी हुआ होगा, तो सेम रेशियो में डिवीजन होगा। ये इसका रिजल्ट है। ओके, अब मैं ये अलग अलग करके क्यों बता रहा हूँ ये गिवन और रिजल्ट? क्योंकि अभी मैं कन्वर्स कराऊंगा तो उल्टा हो जाएगा। अभी मैं कन्वर्स कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? अब ये तो गिवन हो जाएगा और वो रिजल्ट हो जाएगा, मतलब उससे मिलती जुलती कुछ बात रिजल्ट हो जाएगी। समझे ना? क्लियर है? तो मुझे बताओ बीपीटी का गिवन पॉइंट क्या, मतलब बीपीटी अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीज हाथ में चाहिए? पैरेलल लाइन, जो कि किसके पैरेलल? ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, जो कि बची हुई दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती जाए। ये आपको चाहिए, ये सामग्री आपको चाहिए बीपीटी अप्लाई करने के लिए। ऐसा फिगर बना हुआ है जिसमें ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हो। करोगे? करने के बाद अब रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा एक रेशियो, रिजल्ट निकलेगा एक रेशियो, और वो रेशियो इक्वल निकलेगा। समझ गए क्या? ओके, अब आ जाइए प्रूफ सेक्शन पे। नहीं, पहले एक बार इसका फिगर बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ फटाफट, क्विक, जल्दी से एक्शन लिया करो, रेडी रखा करो सारी सामग्री। ये डीई पैरेलल टू बीसी बनानी है अपने को। अब वो हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपको पैरेलल बनानी है। ओके, क्या? थोड़ा ऊपर कर दूं, ले रहे हैं। अब दिख रही है पैरेलल? अब तो दिख रही है यार। तो ट्राइंगल भी देख के बनाएगा तू? ट्राइंगल बना दे, पैरेलल लाइन खींच दे। ये बीच का वाले हाल फिलहाल मत बनाओ, आप तो बस ये फिगर बनाओ, ये ट्राइंगल और ये बीच की पैरेलल लाइन। अभी अंदर का कंस्ट्रक्शन जैसे मत बनाओ, मैं समझा समझा के बताता हूँ। ये ट्राइंगल बना दो बस एक बार, ट्राइंगल और बीच की एक पैरेलल लाइन डीई। बन गया? ट्राइंगल और पैरेलल लाइन बन गई क्या? बन गई। शुरू करें प्रूफ सेक्शन। तो फिगर बना लिया आपने। वैसे आपको जब आप प्रूफ एक्चुअली करो तो फिगर लेफ्ट राइट साइड बनाना आप, है ना? लेकिन अभी आप सीखने में प्रॉब्लम आएगी, छोटा फिगर बनेगा, इसलिए मैंने सेंटर पे बनवाया। ठीक है, जब आप एग्जाम में करो तो राइट साइड बनाना। ठीक है, अब सुनिए, तो इसको प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इसको प्रूव करना नहीं है, क्योंकि हमको कोई एंगल गिवन नहीं। ठीक है, मैंने उसको इरेज कर दिया। अब मैं फ्रेश तरीके से आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि लिखी लिखाई बात में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लिखी लिखाई बात तो फिर बुक में भी है ना। लेट से मुझे एक ट्राइंगल गिवन है और एक पैरेलल लाइन गिवन है लाइक दिस। यही गिवन है आपको अभी तक।
ए बी सी एंड डी इज पैरेलल टू बी। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी है इसका। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम एक दो तीन कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शन नंबर वन होगा कि ये नीचे जो आपको दिख रहा है बी डी ई सी, ये क्या है? ट्रेपेजियम, क्योंकि डीई पैरेलल बीसी है, तो एक पेयर अगर पैरेलल होता है तो ट्रेपेजियम होता है। इस ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल्स को कनेक्ट करोगे, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ लो पहले ढंग से। दूसरा कंस्ट्रक्शन, आप ई से एडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइक दिस, और डी से एई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइक दिस। ठीक है, डन। लेट से जो मैंने डी से ड्रॉ किया वो है पी डीपी, और जो मैंने ई से ड्रॉ किया वो है ई क्यू। ये तीन कंस्ट्रक्शन हो गए। पहला कंस्ट्रक्शन कौन सा हुआ बताओ? पहला कंस्ट्रक्शन कौन सा हुआ? जॉइन बीई एंड सीडी। लिखो मत, केवल समझो। पहला कंस्ट्रक्शन कौन सा हुआ? जॉइन बीई एंड सीडी। फिर घर जाके आप अपने आप करके देखना आपसे होती है क्या बीपीटी प्रूफ, बीपीटी थ्योरम प्रूव होती है। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या किया बताओ? ड्रॉ टीपी परपेंडिकुलर टू एई, एंड द थर्ड कंस्ट्रक्शन, द लास्ट कंस्ट्रक्शन, आप चाहो तो दूसरा तीसरा मर्ज करके भी लिख सकते हो, दोनों परपेंडिकुलर की बात एक ही लाइन में कह दो, और नहीं तो अलग अलग कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रॉ क्या किया आपने? ई क्यू परपेंडिकुलर टू एडी। बोलो यहां तक कोई डाउट? कंस्ट्रक्शन वर्क डन। अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें। इससे पहले गिवन और टू प्रूफ तो वही आ जाएगा जो हमको स्टेटमेंट में। गिवन क्या होगा कि एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें एक लाइन है जो तीसरी साइड के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है? सब प्रूफ क्या करना है इसमें, ये तो बताओ। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? बीपीटी को प्रूव करना है। बीपीटी को प्रूव करना है। बीपीटी को प्रूव करना है मतलब बीपीटी कहती थी कि ये सेम रेशियो में डिवाइड होगा, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि सेम रेशियो में डिवाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेम रेशियो में डिवाइड करोगे, दैट मींस एडी डिवाइडेड बाय डीबी, बोलो, इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। ये बात प्रूव करके बतानी है आपको। जो मैंने राइट साइड लिखी है ये बात प्रूव करके बतानी है, ये हमारा टास्क है। क्लियर? तो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से। कुछ जो जो चीजें पूछता जाऊंगा बताते जाना मुझे। ठीक है, आपको ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा एडीई, दिख रहा है? सब लोग जवाब देंगे? कोई यहाँ पे मैं अपने आप से बात करने नहीं आया हूँ। ठीक है, लास्ट बेंच पे बैठने के लिए मना किया हुआ है मैंने सभी को। ठीक है, आप जैसे सेकंड लास्ट बेंच पे बैठेंगे, लास्ट पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, अगर आइज में प्रॉब्लम है तो पीठ में भी हो जाएगी, अगर पीछे पीछे बैठोगे तो पीठ तो बचा लो, थोड़ा आगे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि पता है दीवार होती है तो फिर सराहना लगता ही है, होगी नहीं तो सराहना लगेगा नहीं। ये देखो इनके पास दीवार नहीं है, दीवार बना देते हैं। ये पीछे किसका किसका पीछे कर, बेंच को पीछे कर दे बिल्कुल। अब इधर देखो सब लोग, सीधा बैठ के जो चीज समझी जाती है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, और ऐसे सोए सोए जो समझते हो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब सुनो, जो मैं जवाब दूं वो बताएंगे सब लोग। ट्राइंगल एडी दिख रहा है, और हमेशा याद रखा करो बच्चों, मेरी क्लास किसी फिक्स समय की मोहताज नहीं होती, कभी भी याद रखना। मैं 1 घंटे की, 2 घंटे, 3 घंटे भी क्लास लिया हुआ हूँ। मेरा मन करेगा मैं अगली 2 क्लासेस की छुट्टी करके आपकी 3 घंटे की क्लास ले लूंगा। मैं जो चीज समझा रहा हूं, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपको जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो ध्यान से समझना है। आप घड़ी की तरफ नहीं देखेंगे कि उन्होंने छोड़ दिया, ये हो रहा है वो हो रहा है। समझ गए? यस। ओके, प्रूफ। ट्राइंगल एडी दिख रहा है सबको? यस सर। ट्राइंगल एडीई का मैं एरिया निकालूंगा। क्या निकालूंगा? और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अपन ने काफी सारा डिस्कशन अभी किया है, ताजा ताजा किया है। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल एडी निकालने के लिए सर आपको 2 चीजें चाहिए होगी, बेस और हाइट। बेस और हाइट। तो मैं एक बार बेस मान रहा हूं, एक बार के लिए मैं बेस मान रहा हूं एडी को, तो हाइट हो जाएगी EQ। देखो एडी पे, एडी बेस पर ये हाइट बन रही है, यस सर। एडी बेस पर ये हाइट अब एडी बन रही है, यस सर। वेरी गुड, ठीक है। सो देखो एरिया ट्रायंगल एबीसी, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं कुछ। एरिया ट्रायंगल एडीई इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो एक बार बेस माना मैंने एडी, तो बताओ एडी पे हाइट क्या बनी? ठीक है, वेरी गुड। और दोबारा मैंने एक और बार बेस इसका ट्रायंगल निकाला, अगेन एरिया ट्रायंगल एडीई। मतलब एक ही ट्रायंगल का एरिया मैंने 2 तरीके से निकाला। अभी मैंने आपको बताया था 3 तरीके से निकाल सकता हूं मैं, 3 बेस लेके, और तीनों एरिया सेम आएंगे। ठीक है ना? अभी मैं 3 तरीके से नहीं, लेकिन 2 तरीके से निकाल रहा हूँ। एक बार एडी को बेस मान के, एक बार एई को बेस मान के। तो हाफ इंटू एई इंटू, टेल मी एई पे हाइट क्या बनी है?
डी क्यू डीपी डीपी एई पे हाइट डीपी है ना, देखो ये एई ये डीपी ये हाइट है ना। ओके, यहाँ तो कोई डाउट? हाँ बोलो। अभी पता चलेगा ना, अभी पता चलेगा। ये जो लिखा है वो सही है कि नहीं, ये बताओ आपको क्यों किया ये। अभी मत सोचो, अभी आप ये सोचो कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट है, so let this be equation number 1 and let this be equation number 2। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब सुनिए ध्यान से, अब एक कॉन्सेप्ट फिर से समझना है आपको एक बार के लिए, मैं उसके लिए उसको भूल जाओ। आपने चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 9 या 8 9 ऑफ क्लास 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स वाले चैप्टर में सीखा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल फंस जाएं सेम बेस लेकर, ए बी सी, और बीसी बेस लेकर एक और ट्राइंगल हो जाए डी बी सी, तो बेस सेम है और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन में फंसे हुए हैं, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। यस और नो? सीखा है ये चीज, ये समझाने की जरूरत नहीं है। सीखा है ना आपने कि टू ट्राइंगल्स लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड आल्सो ऑन द सेम बेस, दे आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, वेरी गुड। अब आप उधर आओ, ये डीई और बीसी पैरेलल लाइन है, डीई एंड बीसी पैरेलल लाइन है। ट्रायंगल बीडीई चेक करो, क्या चेक करो? बीडीई, इसका बेस डीई ले सकता हूं, और ट्राइंगल सीईडी चेक करो, उसका बेस भी डीई ले सकता हूं। तो ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीडीई, इन दोनों का बेस सेम हो गया डीई, और ये दोनों ट्राइंगल्स एक ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फंसे हुए हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। तो डीई पैरेलल बीसी, और ये सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, सेम बेस डीई, सेम बेस डीई, सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस बोलो कौन कौन सी हैं? डीई और बीसी, सेम पैरेलल लाइंस यही वाली है ना। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें तो उसके बाद हमको मिलता है कि बीडीई का एरिया, एरिया ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू होगा एरिया ट्राइंगल सीईडी होगा। ये कर दिया आपने, ये हो गया इसका सेक्शन नंबर 2। 3 सेक्शंस में चलेगी थ्योरम। पहला सेक्शन यहाँ खत्म हुआ इस जगह, जब आपने ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला। दूसरा सेक्शन यहाँ खत्म हुआ जब आपने नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया को इक्वल मार्क कर दिया। अब तीसरा और आखिरी सेक्शन चल रहा है इसका, इस ट्राइंगल, और वो थोड़ा सा समझने में टिपिकल है, वो उसी से रिलेटेड है जो अपन ने अभी हाइट बनाई थी बाहर की साइड। अब आप इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया अलग से निकालो, हाफ बेस हाइट से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो इसका एरिया जो भी निकलेगा और इसका एरिया जो भी निकलेगा उसको इक्वल इक्वेट कर सकता हूं मैं एज ए स्टेटमेंट। तो इसका एरिया अगर निकालूंगा वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। शुरू करूं? देखो, सबसे पहले मैं इसका निकाल रहा हूं, किसका? एरिया ट्राइंगल बीडीई। बेस में बता रहा हूं, हाइट आप सोच के बताना। हाफ इंटू बेस में बता रहा हूं आपको, देखना। बेस मैंने कहा डीबी, क्या बेस कहा मैंने? आपको बीडीई ट्राइंगल दिख रहा है, ध्यान से फोकस करो। इस फिगर के अंदर आपको बीडीई ट्राइंगल दिख रहा है, बीडीई सबको दिखा? सभी को? बी डी ई दिखा? हाईलाइट कर दिया, दिखा? इसमें मैंने डीबी को बेस मान लिया, मेरी मर्जी, मान लिया। तो डीबी को बेस माना तो इसकी हाइट बनेगी कहां से? डीबी के सामने ई आता है, ई से बनेगी। तो ई से कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? ऐसे। तो कैसे बनेगी? सोचो जरा, कैसे बनेगी? अरे बनी हुई है, वो रही, क्यों बाहर जा रही है? हाइट तो परपेंडिकुलर होती है ना, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। चेक करो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट बाहर बनती है, इस बात पे मैं चर्चा करके आया हूं, जस्ट अभी अभी करके आया हूं। तो उसको आगे एक्सटेंड किया तो बाहर हाइट बन रही है, यानी कि ये EQ जो है वो AD के हिसाब से भी हाइट है और BD के हिसाब से भी हाइट है। वो AD के हिसाब से भी हाइट है और BD के हिसाब से भी हाइट है।
एडी के साथ परमानेंट ट्रायंगल का हाइट, तो एडी को बेस लाइन परमानेंट ट्रायंगल में कोई हाइट है, और इस लाइन में डी को बेस लाइन को भी वही EQ की हाइट है ना, तो इसकी हाइट भी मैं EQ ही लिखूंगा यहाँ पे, यस और नो? लिख दो, ये लो लिख दिया मैंने EQ। EQ EQ। अगेन अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा बचा बताना? एरिया ट्रायंगल CED, एरिया ट्रायंगल CED, इसका एरिया आपको निकालना है। तो हाफ लगा दूं सबसे पहले मैं, हाफ बेस हाइट का फॉर्मूला में, और बेस मान रहा हूं मैं इसका EC, क्या मान रहा हूं? अब EC के हिसाब से हाइट बताओ। तो सिमिलरली जैसे BD के हिसाब से हाइट इसकी बाहर जा रही है, सिमिलरली ये भी तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो EC के हिसाब से हाइट इसकी बाहर कौन सी जा रही है? DP जा रही है, ये DP इसकी हाइट है, बोलो बोलो मयंक, बोल तो नहीं रहे। सो DP डन, यहां तक डन। लेट्स से इसको इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन तो खैर हम हमारी मर्जी से हमारी सहूलत से किसी को भी तीसरी चौथी मार्क कर सकते हैं, अभी अपन कैजुअल वे में समझ रहे हैं इसको, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से अभी बता देता हूं कैसे करेंगे। नोट करने का काम अलग है, समझने का काम अलग है। अभी अपन समझ रहे हैं तो समझने में अपन एक दो इक्वेशन इसको दूसरी इसको तीसरी मान ले तो भी चलता है, एक बार समझ जाए उसके बाद फिर कॉन्सेप्चुअल तरीके से लिखने में सफाई सफाई लाने में थोड़ा सा काम लगता है, ठीक है ना? जब कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो एक बार तो रफली बनाते हैं, फिर उसके सफाई का काम करते हैं, ठीक है ना? तो अभी अपन केवल बना रहे हैं, अभी अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो, ये दोनों एरिया ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो इस एरिया को मैं इस एरिया से डिवाइड कराऊं और उसी एरिया को मैं उस एरिया से डिवाइड कराऊं तो सेम आंसर आएगा। फिर से सुनो, ये ट्रायंगल ADE है, इसके एरिया को मैं इस एरिया से डिवाइड कराऊं एक बार, क्योंकि मुझे रेशियो बनाना है, रेशियो बिना डिवाइड नहीं बन सकता। नो, इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया से मैं डिवाइड करा दूं, एक रेशियो मिला मुझे, एरिया मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेशियो 1/2। फिर इसी ट्रायंगल के एरिया को उस ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करा, तो वो सेम रेशियो मिलना चाहिए क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। भाई न्यूमरेटर पार्ट तो सेम ले रहा हूं ना, और डिनोमिनेटर पार्ट अलग अलग ले रहा हूं, तो अलग अलग लेने के बाद पूरा रेशियो भी तो सेम है, कर सकता हूं ना मैं काम। तो मैं इधर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, एरिया ट्रायंगल ADE, ADE डिवाइडेड बाय ये वाला ट्रायंगल बताओ क्या है? एरिया ट्रायंगल BD। ओके ठीक है, इक्वल टू, वापस न्यूमरेटर में तो ये का यही, न्यूमरेटर सेम रख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूं? ये लगा रहा हूं, एरिया या ट्रायंगल बोलो CED। डन। अब मैं इनकी जो एक्सप्लेनेशन गिवन है, इक्वेशन 1 2 3 4 5, ये उसके हिसाब से लिखने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। बोलो एरिया ट्रायंगल AD क्या लिखा है आपने? बोलो हाफ इनटू, बोलते जाओ, इनटू, ठीक है वेरी गुड, AD इंटू, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, हाफ इंटू AD इंटू, दिख रहा है सबको या थोड़ा? हाफ इंटू AD इंटू नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, BDE का, कहां दिखा, कहां दिखा, ये रहा, हाफ इंटू DB, डन, इक्वल टू, अब उधर स्पेस नहीं है मैं नीचे लिख दूं, एरिया ट्रायंगल AD का एरिया फिर से लिखना है, फिर से लिखना है उसका एरिया, ये ना चलेगा क्या? दो बार मैंने लिखा था, एक बार ये वाला यूज करूंगा, एक बार इसी ट्रायंगल का एरिया है ना, ट्रायंगल का एरिया, तो पिछली बार में इक्वेशन फर्स्ट वाला एरिया यूज किया, यहाँ पे सेकंड केस में एरिया ट्रायंगल में इक्वेशन 2 आ रही है, समझ गए? बोलो क्या आ रहा है? हाफ इंटू AE इंटू DP, फाइन, और डिवाइडेड बाय CED का ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 5 में, बोल के बताओ। अब काटा पीटी करो जरा, हाफ से हाफ खत्म, EQ से EQ खत्म, हाफ से हाफ खत्म, DP से DP, क्या बचा? LHS इक्वल टू AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, प्रूव हो गया, समझे क्या? थोड़ा सा हेक्टिक सा प्रूफ है, पर अगर हम 2-3 बार खुद से करके देखें, और इसी चैप्टर में खत्म कर देना ये काम, खुद से करके देखने का,
क्योंकि आप इस क्वेश्चन के लिए तो अपने मन में एक बात बिठा के चलो कि ये थ्योरम प्रूव करने के लिए तो आएगी ही आएगी, मैं कह रहा हूं, और नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार के लिए जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको तो हमको उसी चैप्टर में उसका जो भी काम दाम है करके चलना होता है, ऐसे नहीं उसको पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, समझ में आई? अब आज का टाइम हो गया है, आ जाए तो पता नहीं। हाँ ठीक है, अभी का काम तो हो गया है, टाइम भी हो गया है, तो इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको घर से नोट डाउन करनी है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देख लो जल्दी से, स्क्रॉल कर रहा हूं, जल्दी से देखो। आपको पॉज करके अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको अपने आप लिखनी है। देखो इधर, देखो स्क्रीन पे देखो, ट्राइंगल गिवन पॉइंट में क्या लिखोगे, सबसे पहले बोलते जाऊं। पहले ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, डन। उसके बाद डीई जो है एबी को डी पे काटती है और एसी को ई पे काटती है, ए बी एट डी, ए सी एट ई। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है ना। ठीक है, ये हो गया दूसरा गिवन पॉइंट। चलते हैं आगे। टू प्रूव में मैंने बताया था वो लिखना है एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई सी। फिर दो कंस्ट्रक्शन पॉइंट मैंने बताए थे, एक तो आप उसके परपेंडिकुलर, मैंने डीपी लिखा था, इन्होंने डीएम लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ये यहां तक का तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और ये बीई और सीडी उसी ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं जो आपको ज्वाइन कर। डन। प्रूफ सेक्शन भी सेम टू सेम वैसे ही चलेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल एडीई के अंदर ये एनालाइज किया कि डीएम तो एई के परपेंडिकुलर है और ईएन एडी के परपेंडिकुलर है, तो मैंने इसका एरिया दो तरीके से निकाला, एक बार हाफ इंटू ए इंटू डीएम, हाफ इंटू ए इंटू डीएम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोबारा मैंने कैसे निकाला, हाफ इंटू एडी इंटू ईएन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दो तरीके से निकाल लिया मैंने इसका एरिया, अभी उसमें भी निकाला था रफली में भी, और इधर इक्वेशन 1 मार्क कर दी, 2 मार्क कर, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद फिर हमने नीचे के दो ट्राइंगल का एरिया निकाला जिसकी हाइट दोनों की बाहर बन रही थी। पहले ट्राइंगल बीडीई को पकड़ा गया, ट्राइंगल बीडीई को पकड़ा गया तो उसमें अगर मैंने डीबी को हाइट मानी तो उसकी उसकी जो हाइट है वो बाहर बनी हुई है ईएन। ठीक है, इक्वेशन 3। फिर ट्राइंगल सीडी को पकड़ा गया तो उसमें अगर बेस ईसी मान ले तो उसकी हाइट भी बाहर बनी हुई है डीएम, वहां पे डीपी नाम था, यहाँ पे डीएम नाम है। ये हो गई इक्वेशन 4, 4 इक्वेशन हो गई, हो गई। अब देखो उसके आगे क्या किया है, अब आपने वो क्लास 9 वाला लॉजिक लगाया कि ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीडीई लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, डीई और बीसी, एंड आल्सो ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, डीई। तो अगर ऐसा सब कुछ है तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5। डन। अब हमने अभी किया था तो इसको इक्वेशन 3 रखी थी, इन्होंने 5 रख दी, को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 इक्वेशन बनेगी कुल मिला के। दो इक्वेशन बनेगी, ट्राइंगल एडी का दो तरीके से एरिया निकालोगे। तीसरी चौथी इक्वेशन बनेगी, नीचे वाले दो ट्रायंगल का एरिया निकालोगे जिन दोनों की हाइट्स बाहर है। और पांचवी इक्वेशन बनेगी, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वेट कर दोगे क्लास 9 का एक लॉजिक यूज करके। ठीक है, वो लॉजिक आपको पूरा ऐसे स्टेटमेंट में लिखना है कि ट्रायंगल बीडीई ट्रायंगल सीडीई लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ये एंड आल्सो ऑन द सेम बेस, ये। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर एरिया इज इक्वल। अब तीसरे चौथे पांचवे इक्वेशन को कंपाइल करें तो तीसरी इक्वेशन क्या थी, एरिया ट्रायंगल बीडीई के बारे में कुछ था। चौथी इक्वेशन क्या थी, एरिया ट्रायंगल सीडीई के बारे में कुछ था। पांचवी इक्वेशन इन दोनों को इक्वल कर रही है, तो पांचवी इक्वेशन में अगर ये एलएचएस इक्वल टू एलएचएस है तो आरएचएस भी इक्वल टू आरएचएस होगा। सो इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से हमको क्या मिलेगा, वी गेट दिस इक्वल टू दिस, वी गेट दिस इक्वल टू दिस। तो वो लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 3, 4 एंड 5, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, हाफ इंटू डीबी इंटू एन इक्वल टू हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम, जिसमें से हाफ से हाफ कट गया तो क्या बचा, बोलो क्या बचा, डीबी इंटू एन इक्वल टू ईसी इंटू डीएम। देखो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो डीबी के नीचे क्या ले आइए, ईसी, तो डीबी बाई ईसी का रेशियो बना लिया, और डीएम के नीचे क्या ले आइए, एन, यानी कि बेस का बेस से रेशियो बना दिया और हाइट का हाइट से रेशियो बना दिया। ये अगली इक्वेशन मान ली 6। अब इसको एज इट इज वहां पे यूज कर लेंगे। समझ गए, ये नीचे के दो बेस है ना भाई, ऐसा ट्रायंगल बनाया था हमने, तो ये डीबी, ये तो है डी बी, और ये क्या है ई सी। तो ये डीबी और ईसी का रेशियो अलग कर दिया इन्होंने, डीबी के नीचे ईसी ले आए और ईएन को उसके नीचे ले गए, तो हाइट का हाइट से अलग रेशियो मिल गया। डन। अब क्या किया इन्होंने, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को पकड़ो, तो 1 एंड 2 को क्या पकड़े, दोनों का एरिया सेम ही है। इक्वेशन 1 में और 2 में एलएचएस पार्ट सेम है ना, इधर भी एरिया ट्रायंगल एडीई है, इधर भी एरिया ट्रायंगल एडीई है, तो आरएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। बताओ, आरएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा।
इसमें भी वही काम किया, हाफ से हाफ काट दिया और क्या किया, AD बाय AE, वही बेस का रेशियो अलग कर दिया और हाइट का रेशियो अलग कर दिया। अब आपने देखा जो इससे पहले वाली इक्वेशन बनी थी ना, उसमें भी DM बाई EN था और इसमें भी DM बाई EN है, दोनों इक्वेशंस को मर्ज किया तो आ गया फाइनल आंसर। देखो छोटा करके बताता हूं, देखो इक्वेशन 6 देखो और 7 देखो। इक्वेशन 6 में बेस का रेशियो ये है, हाइट का रेशियो ये है। इक्वेशन 7 में बेस का रेशियो ये है और हाइट का रेशियो ये है, तो हाइट का रेशियो सेम आ रहा है ना। So from equation 6 and 7, this will be equal to this या this will be equal to this, कैसे भी लिख लो। तो AD by AE equal to DB by EC। देखो काम वही है, हमने कुछ अलग बात करके उसको प्रूव किया है। हमने एरिया को एरिया से डिवाइड कर दिया, इसने क्या किया, पहली दूसरी इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन बनाई, चौथी पांचवी इक्वेशन से छठी इक्वेशन बनाई, ठीक है। उसके बाद जो इधर इक्वेशन बनी उसका रिजल्ट ये निकला और जो इधर इक्वेशन बनी उसका रिजल्ट ये निकला। इन दोनों में हाइट का रेशियो हाइट के रेशियो से मैच हो गया तो बेस का रेशियो बेस के रेशियो से इक्वेट हो जाएगा। दैट मींस AD बाय AE विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB बाय EC। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 हमको फाइनली ये मिल गया। अच्छा अभी भी नहीं मिला क्या, देखो अभी भी पूरा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, देखो AD बाय AE इक्वल टू DB बाय EC मिला हमको, है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए था, AD बाय DB चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, AD बाय DB। तो हम क्या करेंगे, AD के नीचे DB ले आएंगे और AE को ऊपर भेज देंगे। सो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। अब सुनना ध्यान से यहां आते टाइम आपको एक चीज मॉरल ऑफ द स्टोरी और मिली, ध्यान से देखो। यहां से यहां आते टाइम एक मॉरल ऑफ द स्टोरी और मिली है, ध्यान से देखो। देखो नहीं पता चला तो उससे क्या पता चला, ABCD। देखो फाइनल रिजल्ट तो ये है, लेकिन फाइनल रिजल्ट से एक फायदा ऊपर हमको क्या रिजल्ट मिला, लिखता हूं मैं यहाँ पे, बताओ क्या मिला। AD बाय AE इक्वल टू DB बाय कहाँ है यहाँ पे AD डिवाइडेड बाय कहाँ है AE इक्वल टू क्या है DB और क्या है EC। समझ गए। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो ये कहती थी कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होगा, पर एक्चुअली AD बाय AE भी DB बाय EC के इक्वल होगा। दैट मीन्स इधर की साइड ऊपर का नीचे से रेशियो उधर की साइड ऊपर के नीचे से रेशियो से बराबर होगा। ये तो प्योर बीपीटी थ्योरम है, ये तो प्योर बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट है। लेकिन उसी रिजल्ट से एक रिजल्ट और मिला है कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से रेशियो नीचे वाले का नीचे वाले के रेशियो से भी बराबर। मान लो MCQ का क्वेश्चन है, मान लो ये आपको कुछ दे दे 3 सेंटीमीटर, ये आपको दे दे 2 सेंटीमीटर, ये आपको कुछ दे दे और ये EC पूछ ले, तो आप जरूरी नहीं है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC यूज करें। आप ये वाली बात भी यूज कर सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाय AE इक्वल टू DB डिवाइडेड बाय EC, ठीक है ना। उसी रिजल्ट से एक्चुअली ओरिजिनल फिर प्रूव हुआ। समझ में आया, ठीक है। तो बीपीटी का दो रिजल्ट, मेन रिजल्ट ऊपर वाले का नीचे से रेशियो, इधर की साइड ऊपर वाले का नीचे से रेशियो बराबर होगा, ये तो मेन रिजल्ट है। और एक सेकेंडरी रिजल्ट और मिला, उसके प्रूफ के अंदर पता चला हमको क्या, ऊपर वाले का ऊपर वाले से रेशियो निकाल लें और नीचे वाले का ये रेशियो भी सेम होगा। क्लियर है क्या। तो ये हो गया हमारा आज बीपीटी खत्म यहाँ पे। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में सोच रहा हूँ पहले बीपीटी के क्वेश्चंस कर लें बाद में सीखें। इतना पार्ट आप होमवर्क में करके आए, मतलब वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड टुमारो